Class 10th, how's you all? Welcome on our YouTube channel Science World Institute। आज हम टॉपिक देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, जो हम लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन अब ऐसे कुछ टॉपिक्स आएंगे जिन टॉपिक को हमें सिर्फ बोर्ड के माध्यम से समझना पड़ेगा, बोर्ड के मीडियम से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉपिक्स जो होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले आज देखते हैं, हमारा जो टॉपिक आगे आया है रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब आज तक हम लोगों ने जो 7th, 8th, 9th क्लासेस जहाँ तक पढ़ी है, हमने ये देखा है कि ऑक्सीजन इनटेक होना और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक होना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन बहुत ही अलग प्रोसेस है ना। जनरली रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है ना। रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अगर हम देखते हैं तो रेस्पिरेशन का जो टाइप होता है उनको बेसिस किया जाता है बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेस पर। तो सबसे पहला टाइप दिया जाता है एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका मतलब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, वर्क रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, है ना। दूसरा देखते हैं हम एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि वे रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं उनको कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे हुआ, है ना। तो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं, है ना। फिर आगे मैंने पॉइंट आपको लिखा है, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। सम यूज ऑक्सीजन, यानी कुछ जो होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। किसको ब्रेक डाउन करने के लिए? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। और किस में कन्वर्ट करते हैं? जो ऑक्सीजन को यूज करेंगे, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, वो CO2 और H2O में ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को यूज करना और CO2 को रिलीज करना। ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो रही है और यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, तो ऑक्सीजन को यूज करना और CO2 रिलीज करना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सम यूज अनदर पाथवे, यानी कुछ जो होते हैं वो अनदर पाथवे यूज करते हैं। मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है C2H5OH, यानी कि इसका पूरा नाम है इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। ओके, अब जैसे देखें कि किस तरीके से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन होता है, तो एक एग्जांपल है ईस्ट। इसमें ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन कहा जाता है ना। जिसमें बियर्स वगैरह बनने के, ईस्ट से इसलिए बियर बनती है, तो बियर बनने के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। बियर बनाई जाती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अंदर। तो रेस्पिरेशन कैसा होगा, है ना, एनएरोबिक होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है किसमें? ईस्ट में, है ना। अब हम देखते हैं कि जितने भी तरीके का रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे हम एनर्जी इनसाइड ले, ऑक्सीजन इनसाइड ले, चाहे आउटसाइड ले, चाहे सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, जो भी ATP फॉर्म होगी वो आगे जाकर ATP में रिलीज होगी और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकालती है ना। वही फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलता है, एक एनर्जी यूज भी आती है और एक एनर्जी रिलीज भी होती है। तो जो एनर्जी यूज आती है दैट इज कॉल्ड यूजेबल एनर्जी। कितनी होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। और इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। ये इंटरनली होता है और एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए इसको थर्मिक प्रोसेस कहते हैं, है ना। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता है। ओके, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को देखते हैं हम। ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। अब सबसे पहला पॉइंट है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ओके, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब मैं ये कहूं कि मेरे पास में एक खाली मग है, उस मग के अंदर मैंने शुगर का सॉल्यूशन भर रखा है। किसका सॉल्यूशन? शुगर सॉल्यूशन। और बाहर की तरफ ओनली एयर है। क्या है? एयर। तो मुझे बताइए कि कंसंट्रेशन शुगर के सॉल्यूशन की कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पर ज़्यादा है। शुगर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, बाहर पे कम है। और एयर की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। तो जो मॉलिक्यूल
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। यानी कि एनी मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर concentration to lower concentration। ओके, उसी तरीके से ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये एक तरीके का डिफ्यूजन ही है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इसमें भी ट्रांसफर होंगे, लेकिन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ट्रांसफर होते हैं। डिफ्यूजन का मतलब आप जो स्प्रे लेके आते हैं, स्प्रे जो देखा आप लोगों ने, डीओ जो लगाते हैं, डीओ के इन साइड के अंदर जो गैस भरी होती है उसकी कंसंट्रेशन कैसी होती है? हाई होती है। बाहर हमारी बॉडी पर उसकी कंसंट्रेशन कैसी होती है? लो होती है। तो हायर कंसंट्रेशन से उसके मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट होते हैं, स्प्रेड आउट होकर के बाहर निकलते हैं, है ना। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं तो उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। अगर यही चीज सेल में देखें, कहाँ देखें? सेल में देखते हैं, तो सेल के चारों तरफ पाए जाने वाले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के वो बाहर निकलते हैं या अंदर आते हैं, उसको हम क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। और एक जनरल नॉलेज की बात कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन एक्वेटिक एनिमल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गिल्स वगैरह ऐसे कुछ पार्ट पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन ज़्यादा करते हैं। और माउथ को, जो फिशेज होती है वो माउथ को ऊपर की तरफ ला करके ओपन करती है। इसका मतलब वो रेस्पिरेशन नहीं कर रही है, वो वाटर को अपनी बॉडी के इनसाइड लेती है, वाटर को अपनी बॉडी के इनसाइड लेती है। लेकिन रेस्पिरेशन तो उनके अंदर सेलुलर ही होता है, जो गिल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। ओके, आप इस चीज़ को एक बार नोट करें, नोट करके कंप्लीटली याद करें। फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स।